दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो श्रृंखला में आपको हिंदी साहित्य और ग्रामर व्याकरण वाले सेक्शन की जो आगामी परीक्षाएं होने जा रही हैं, जिसमें टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड व अन्य, चाहे वो एनवीएस की हो या फिर आने वाली केवीएस, सबके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगी और बहुत सारा क्वेश्चन इन वीडियो श्रृंखला से आएगा। तो आप सभी लोग इन वीडियो को, जो वीडियोज अपलोड होंगे उनको अच्छे से देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स सर्किल में शेयर भी कीजिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट व अन्य मटेरियल है उसी को डिस्कस किया जाएगा। और इसकी जो पीडीएफ है ये फ्री में अवेलेबल नहीं है, तो जो लोग पीडीएफ चाहते हैं तो उनको बाद में बता दिया जाएगा कि पीडीएफ कैसे मिलेगी और कहाँ मिलेगी। सबसे पहले शुरू करते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास से तो एक व्यक्ति, ये फ्रांसीसी साहित्यकार हुए हैं जिनका नाम था गारसा द तासी। गारसा द तासी के द्वारा एक बुक लिखी गई, किताब लिखी गई, उसका नाम आपको ध्यान रखिएगा, इस्तिवार द ला लिटरेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी। अगर ये बुक पूछा जाए, इस्तिवार द ला लिटरेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी, ये गारसा द तासी की है। और इसका जो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, इसी बुक को माना जाता है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास गारसा द तासी के द्वारा लिखा गया। और जिस शीर्षक से लिखा गया उस बुक का नाम इस्तिवार द ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी है। 1839 में इस बुक को सबसे पहले लिखा गया और इसी का जो द्वितीय भाग तैयार किया गया वो पूछा जाए तो 1847 में 1847 में दूसरा भाग तैयार किया गया। लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि इस बुक को दूसरा संस्करण, सेकंड एडिशन कब छपा, तो ये 1871 याद रखिएगा। इसका सेकंड एडिशन 1871 में क्या होता है, छापा जाता है। इसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित अन्य साहित्यकारों के द्वारा भी पुस्तकें लिखी गई हैं। उन्हीं में से एक इम्पॉर्टेंट है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा हिंदुई साहित्य का इतिहास लिखा गया। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदुई साहित्य का इतिहास किसने लिखा, तो हिंदुई साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा लिखा गया है। तो हिंदुई साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय हो जाएगा। आगे चलकर महेश दत्त शुक्ल के द्वारा भी एक पुस्तक लिखी गई, उसी को भाषा काव्य संग्रह के नाम से जाना जाता। तो भाषा काव्य संग्रह पूछा जाए किसकी बुक है, तो महेश दत्त शुक्ल के द्वारा ये बुक लिखी गई। इसी प्रकार शिव सिंह सेंगर के द्वारा शिव सिंह सरोज, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, शिव सिंह सरोज 1883 में लिखी गई, 1883 में लिखी गई। मिश्र बंधु, जिसमें 3 व्यक्ति आते हैं, मिश्र बंधु में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, इन तीनों को मिला करके मिश्र बंधु कहा जाता है। तो अलग से क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि मिश्र बंधु में कौन शामिल होते हैं, तो गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, तीनों मिश्र हैं। तो गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, इन तीनों को संयुक्त रूप में मिश्र बंधु के नाम से जाना जाता है, जिनके द्वारा मिश्र बंधु विनोद नामक पुस्तक लिखी जाती है। इसके बाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्ता के द्वारा भी एक पुस्तक लिखी जाती है जिसका नाम है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाए हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसने लिखा है, तो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्ता के द्वारा एक बुक, पुस्तक का शीर्षक है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्ता जी के द्वारा ये लिखा जाता है। आगे चलकर 1888 में 1884 से ही
1888 में लिखी जाती, लेकिन आपको पता है 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की जाती है विलियम जोन्स के द्वारा, और इसी के नेतृत्व में आगे चलकर 1888 में 1888 में एक और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अंतर्गत एक साहित्यकार आते हैं जिनका नाम जॉर्ज ग्रियर्सन होता है। जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है जो हिंदी साहित्य के जो इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास उससे संबंधित है। उसका नाम होता है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो 1888 में जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को लिखा जाता है। आगे चलकर हिंदी साहित्य का प्रथम व्याकरण पूछा जाए कि हिंदी साहित्य का प्रथम व्याकरण पर काम किसके द्वारा किया गया, तो ये जोशुआ कैटलर, ये नाम याद रखिएगा। हिंदी का प्रथम व्याकरण जोशुआ कैटलर के द्वारा लिखा गया। इसी प्रकार किशोरी दास वाजपेयी के द्वारा 1943 में ब्रजभाषा व्याकरण लिखा जाता है। तो किशोरी दास वाजपेयी 1943 में ब्रजभाषा व्याकरण नामक पुस्तक लिखते हैं। इसके अलावा किशोरी दास वाजपेयी का अन्य पुस्तकों में भी योगदान है। अच्छी हिंदी का नमूना भी इन्होंने 1948 में लिखा। तो किशोरी दास वाजपेयी 2 पुस्तकें लिखें, एक ब्रजभाषा व्याकरण 1943 में, तो किशोरी दास वाजपेयी का 1943 में लिखा गया ब्रजभाषा व्याकरण, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। और दूसरा अच्छी हिंदी का नमूना, तो किशोरी दास वाजपेयी ने ब्रजभाषा व्याकरण 1943 में और 1948 में अच्छी हिंदी का नमूना नामक पुस्तक को लिखते हैं। इसके अलावा ब्रजभाषा का प्रथम व्याकरण 1949 में भी लिखा गया, हिंदी निरक्त 1949 में और हिंदी शब्दानुशासन 1958 में ये लिखा जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक व्यवस्थित रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास का जो क्लासिफिकेशन वर्गीकरण किया वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और रामचंद्र शुक्ल का पूरे के पूरे साहित्य में आप देखेंगे एज ए समीक्षक, इनका एज ए आलोचक, इनका योगदान आपको देखने को मिलेगा। और इनका कोटेशन उद्धरण जो है वो आपके एग्जाम में लगभग 5-6 क्वेश्चन इनके उद्धरण से रहते हैं, जो विभिन्न कालखंडों में जो कवि या लेखक हुए उनके संबंध में इनका जो कोटेशन है वो पूछा जाता है। तो इनके द्वारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक 1929 में लिखी जाती है। तो सन पूछेगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा गया, तो आप क्या मारेंगे आंसर, 1929 में लिखा गया। और ये सबसे पहले काशी नागरी प्रचारणी सभा में किस शीर्षक से, यानी ये इनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो आता है। तो अगर ये पूछा जाए तो ये कहाँ छपा था, काशी नागरी प्रचारणी सभा में, और किस नाम से, हिंदी शब्द सागर। ये क्वेश्चन टीजीटी में पिछली बार पूछा भी गया था। हिंदी शब्द सागर, एक एक शब्दों को ध्यान रखिएगा। और इस हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, उसकी भूमिका किस नाम से लिखी, तो हिंदी साहित्य का विकास। दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो हिंदी साहित्य का विकास नामक शीर्षक से इन्होंने भूमिका लिखा, और जो काशी नागरी प्रचारणी सभा में हिंदी शब्द सागर में सबसे पहले इसको क्या दिया जाता, स्थान प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार आंग्ल भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसे इंग्लिश में स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के नाम से जाना जाता है, ये पूछा जाए कि आंग्ल भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसे स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के नाम से जाना जाता है, इसको एक पादरी हुए पादरी एडविन ग्रिव्स के द्वारा लिखा गया है। और अगर ये पूछा जाए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, तो ये पादरी F.E.K, ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर पूछा जाए तब आंसर आप क्या लगाएंगे, पादरी F.E.K। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर लगा दिया जाए तो पादरी एडविन ग्रिव्स हो जाएगा। तो अगर स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर पूछे तो पादरी एडविन ग्रिव्स होगा। लेकिन ये ब्रीफ ऑफ हिंदी लिटरेचर पूछे तो पादरी, यानी ये ब्रीफ, यहाँ नाम भी शॉर्टकट में है, संक्षिप्त है, तो
आप इसमें बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा कि 2 इसमें हो गए, एक हो गया कि स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, तो आपका आंसर क्या होगा, पादरी एडविन ग्रीव्स। लेकिन ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर पूछे तो पादरी F.E.K इसका सही जवाब हो जाएगा। अब जो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन साहब हैं, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया जाता है और ये पहले व्यक्ति होते, प्रथम इतिहासकार होते हैं जो हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करते हैं। इनके द्वारा पूरे हिंदी जो साहित्य का इतिहास है उसको 11 भागों में काल विभाजन किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन थे, तब आंसर आप क्या लगाएंगे, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन लगाएंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछता है कितने भागों में इन्होंने काल विभाजन हिंदी साहित्य का किया, तब आंसर 11 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि 11 ये कौन कौन से हैं। तो पहला ये चारण काल को इन्होंने 700 से लेकर 1300 ईस्वी तक का काल हिंदी साहित्य का चारण काल के अंतर्गत ये क्या करते हैं, रखते हैं। तो पहला काल हो गया चारण काल, और चारण काल 700 से लेकर 1300 ईस्वी। दूसरा 15वीं सदी का जो भारत में धार्मिक पुनर्जागरण हुआ, तो दूसरा इन्होंने विभाजन किया 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा जायसी की प्रेम कविता। चौथा ब्रज का कृष्ण संप्रदाय जिसमें 1500 से 1600 ईस्वी तक का इसमें इतिहास रखा गया है। फिर इसके बाद मुग़ल दरबार, और मुग़ल दरबार के बाद फिर तुलसीदास, और तुलसीदास के बाद फिर इन्होंने रीति काव्य, और रीति काव्य ये 1580 से लेकर 1692 ईस्वी तक। इसके बाद तुलसी के अन्य परवर्ती काल यानी तुलसी के बाद के जो अन्य इसमें कवि या लेखक हुए हैं उनको इन्होंने रखा 1600 से लेकर 1700 ईस्वी। फिर 18वीं शताब्दी, उसके बाद 2 यहाँ पर बांटे, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। इस प्रकार टोटल 11 भागों में डिवीज़न किया जाता है। सबसे पहले डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का, तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। चारण काल 700 से लेकर 1300 ईस्वी। फिर 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण दूसरा हो गया। इसके बाद जायसी की प्रेम कविता तीसरा। जायसी के बाद ब्रज का कृष्ण संप्रदाय 1500 से लेकर 1600 ईस्वी। उसके बाद फिर मुग़ल दरबार, उसके बाद फिर तुलसीदास, और तुलसीदास के बाद फिर रीति काव्य 1580 से लेकर 1692। इसके बाद तुलसी के अन्य प्रवर्ती 1600 से लेकर 1700 ईस्वी। फिर 18वीं शताब्दी, और उसके बाद फिर अगला 2 पार्ट, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ये टोटल 11 भागों में विभाजन किया जाता है। अगला तो ये ध्यान रखिएगा। अगला है मिस्र बंधु। मिस्र बंधु के द्वारा 9 रत्नों की बात की जाती है। तो यह आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मिस्र बंधु के द्वारा जो 9 रत्न हैं उसमें कौन कौन शामिल है। तो तुलसी, सूर और देव। तुलसी, सूर, देव 3-3 का हमने याद करने का तरीका आपको इस तरीके से बनाया है कि 3-3 को 9 में बांटा है। तो सबसे पहले तुलसी, सूर, देव। तुलसी, सूर, देव थे, तो तुलसी, सूर, देव 3 नाम ये याद कर लीजिए। बिहारी भूषण केशव, बिहारी भूषण केशव, तो तुलसी, सूर, देव, बिहारी भूषण केशव। और उसके बाद मतीराम चंद बरदाई हरिश्चंद्र। तो टोटल ये 9 नाम हो गए। तुलसी सबसे पहले इसमें आप लिख लीजिए, तुलसी, सूर, देव 3 नाम ये। उसके बाद फिर बिहारी भूषण केशव 3 ये हो गए। मतीराम चंद बरदाई हरिश्चंद्र, तो ये 9 नाम आपको याद रखना। पूछेगा कि मिस्र बंधु के द्वारा जो 9 रत्न बताए गए उसमें कौन शामिल है, कौन शामिल नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा, यानी जो हिंदी साहित्य का विभाजन है उसको किस प्रकार किया जाता। तो ये पूछे प्रथम उत्थान का समय, तो इसको आप याद रखिएगा ईस्वी वाला। जो ईस्वी वाला है इसमें आप 57 प्लस कर दोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, विक्रम संवत में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो प्रथम उत्थान का समय बताया है ये 1868 से लेकर 1893 का समय, इसी को प्रथम उत्थान के नाम से जाना जाता है। उसके बाद द्वितीय उत्थान का समय ये 1893
से लेकर 1918 का समय ये किस नाम से जाना जाता है? ये द्वितीय उत्थान का समय हिंदी साहित्य के इतिहास में कहलाता है। तो रामचंद्र शुक्ल प्रथम जो हिंदी साहित्य में उत्थान का समय है 1868 से 1893, द्वितीय उत्थान का समय 1893 से लेकर 1918 तक माना जाता है। इसके अलावा आदिकाल, अब आदिकाल से इनके द्वारा इसी को क्या कहा जाता है? दो आधारों पर इन्होंने विभाजन किया। आदिकाल को वीर गाथा काल, और ये विभाजन कब से है? ये विक्रम संवत में है। तो विक्रम संवत से अगर 57 आप घटा दोगे तो ईस्वी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एग्जाम में आपको ध्यान रखना है वो ईस्वी में पूछ रहा या विक्रम संवत में पूछ रहा। तो जो भी पूछा जाए, अगर ईस्वी दिया है, विक्रम संवत एग्जाम में पूछ लिया गया, तो आपने अगर ईस्वी याद किया है, एक को याद कीजिए, 57 प्लस करोगे तो ये विक्रम संवत में कन्वर्ट होगा, 57 माइनस करोगे तो ये ईस्वी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको इंटरचेंज आप कर सकते हो। यहाँ ये विक्रम संवत में लिखा है। तो आदिकाल या इसी को वीर गाथा काल कहा जाता। अकॉर्डिंग टू जो ये डिवीजन है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा है। तो आदिकाल या वीर गाथा काल 1050 से लेकर 1375 विक्रम संवत का काल है। इसे आदिकाल या वीर गाथा काल कहा जाता। पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल 1375 से लेकर 1700 ईस्वी का समय ये पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। उत्तर मध्यकाल या रीति काल 1700 से लेकर 1900 का विक्रम संवत का समय, इसी को उत्तर मध्यकाल या क्या रीतकाल के नाम से जाना जाता। उसके बाद आधुनिक काल या गद्य काल। तो आधुनिक काल या गद्य काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1900 से लेकर 1984 विक्रम संवत के समय को इसमें रखा है। अब आइए, इसी प्रकार का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी योगदान रहा। इनकी जो पुस्तकें हैं, पहले पुस्तकें आप ध्यान रखिएगा। इन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये दूसरी पुस्तक है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये तीनों पुस्तकें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, ये तीन पुस्तकें इनके द्वारा हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा जाता है। लेकिन हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक पुस्तक पूछा जाए तब ध्यान रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन शब्द लगाए तो ये नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखी गई। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन पूछे तो नलिन बिलोचन शर्मा ने लिखा। लेकिन भाषा काव्य संग्रह पूछे तो भाषा काव्य संग्रह को महेश दत्त शुक्ल के द्वारा लिखा गया। लेकिन हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा और साहित्य पूछे तो हिंदी भाषा और साहित्य को श्याम सुंदर दास ने लिखा है। हिंदी भाषा और साहित्य नामक शीर्षक से जो पुस्तक है वो श्याम सुंदर दास जी के द्वारा लिखी गई है। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास लगाए तो देखो दोनों में अंतर है। हिंदी भाषा और साहित्य तो श्याम सुंदर दास, यानी श्याम सा वाले, तो हिंदी भाषा और साहित्य तो श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास शब्द लगा दिया जाए तो हिंदी भाषा और साहित्य के विकास नामक शीर्षक से हरिऔध ने पुस्तक लिखा है। तो ये हरिऔध के द्वारा लिखी गई। इसी प्रकार राम स्वरूप चतुर्वेदी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है। राम के यानी राम स्वरूप चतुर्वेदी से ऐसे याद रखिए, यहाँ राम शब्द आ रहा, राम में संवेदना कूट कूट कर भरी हुई थी। तो इससे आपको याद हो जाएगा हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किस में हुआ? राम में हुआ। राम में था तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास ये कब लिखी जाती है? तो ये 1986 में पुस्तक लिखी जाती है। और किसके द्वारा? राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा लिखी जाती। तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 में राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा लिखी जाती है। अब बात आती है काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में होती है। इसमें प्रमुख जो इसके प्रणेता होते हैं या इसमें इसके प्रमुख जो योगदान दिए हैं उसमें श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह, तीन नाम प्रमुख रूप से याद रखिएगा। काशी नागरी प्रचारणी सभा को स्थापित करने में 1893 में श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह का प्रमुख योगदान
होता है। इसी काशी प्रचारणी नागरी सभा के द्वारा हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास लिखा जाता है, जो कितने भागों में बटा हुआ? 17 भागों में बटा हुआ है। अगर ये पूछे कि हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास नामक शीर्षक से किसने लिखा है, तो हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास ये शीर्षक से 17 भागों में काल विभाजन किया गया। तो आइए जानते हैं कि ये 17 भाग कौन कौन से हैं। तो हिंदी साहित्य की पीठिका को डॉक्टर राजबली पांडे के द्वारा लिखा गया। हिंदी भाषा का विकास डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी ने लिखा, दूसरा हो गया। तीसरा, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का उद्भव, हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास 3 बताए थे हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो इसी में तीसरा, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा। भक्ति काल निर्गुण भक्ति, ये परशुराम चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया। भक्ति काल सगुण भक्ति, ये सगुण में चंद्रबली पांडे के द्वारा लिखा गया। आगे इसके बाद श्रृंगार काल रीतिबद्ध, इसको डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा। श्रृंगार काल रीति मुक्त, इसको डॉक्टर विश्वनाथ मिश्र के द्वारा लिखा गया। हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान भारतेंदु युग, ये डॉक्टर विनय मोहन शर्मा ने लिखा। हिंदी साहित्य का परिष्कार द्विवेदी काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने लिखा। अगला 10वां, हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा लिखा गया। हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल ये काव्य वाला नंद दुलारे वाजपेयी ने लिखा, लेकिन हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल नाटक के रूप में जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा। हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल उपन्यास, कथा व आख्यायिका, इसको डॉक्टर कृष्णलाल जी ने लिखा। इसके बाद हिंदी साहित्य का समालोचना एवं निबंध, इसको डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु के द्वारा लिखा गया। आगे चलकर 14वां पाठ के रूप में हिंदी साहित्य का अद्यतन काल, इसको राम अवध द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया। हिंदी शास्त्र एवं विज्ञान डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया। और 16वां हिंदी साहित्य का लोक साहित्य राहुल संकृत्यायन के द्वारा लिखा गया। तो ये टोटल कितने 17वां भाग अपूर्ण है, पूरा नहीं हुआ। तो इसमें 16 भाग आपको देखने को मिले, और इसको 2-3 बार आप दोहराइएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आगे चलकर ओरिएंटल सेमिनरी को स्थापित किया जाता है। तो ओरिएंटल सेमिनरी पूछा जाए तो ये जॉन गिलक्रास्ट के द्वारा, कहाँ? तो फोर्ट विलियम कॉलेज के अंतर्गत, जिसकी स्थापना 10 जुलाई 1800 ईस्वी में होती है, उसी के अंतर्गत ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना जॉन गिलक्रास्ट के द्वारा की जाती है। हिंदी भाषा में फोर्ट विलियम कॉलेज के अंतर्गत ही 2 व्यक्तियों का उसमें नियुक्त किया जाता है, एक लल्लू लाल और दूसरे सदल मिश्र। लल्लू लाल सदल मिश्र, और इसमें जो सदल मिश्र होते हैं ये हिंदी के पहले गद्यकार माने जाते हैं। तो हिंदी के पहले गद्यकार पूछे सदल मिश्र के द्वारा, और सदल मिश्र के द्वारा 2 पुस्तकें लिखी गई हैं, और आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सदल मिश्र और लल्लू लाल दोनों फोर्ट विलियम कॉलेज के सदस्य थे, और उन्हीं में से सदल मिश्र के द्वारा चंद्रावती या नास केतोपाख्यान ये 1803 में लिखी जाती है। और दूसरी पुस्तक जो है उसे रामचरित्र के नाम से जाना जाता है, 1806 में लिखी जाती है। तो सदल मिश्र के द्वारा 2 पुस्तकें लिखी गई हैं, एक को चंद्रावती या नासिकेतोपाख्यान के नाम से जाना जाता, जो 1803 में लिखी गई, और रामचरित्र के नाम से 1806 में पुस्तक लिखी जाती है। इसी प्रकार जो लल्लू लाल होते हैं, ये उर्दू भाषा को यामनी भाषा के नाम से उद्धृत करते हैं। तो आपके एग्जाम में पूछा जाए कि उर्दू भाषा को यामनी भाषा किसने कहा था, तो लल्लू लाल के द्वारा कहा गया था। आगे चलकर राम प्रसाद निरंजनी के द्वारा 1741 ईस्वी में कौन सी भाषा योग वशिष्ठ नामक पुस्तक लिखी जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भाषा योग वशिष्ठ बताइए किसने लिखा था, तो ये राम प्रसाद निरंजनी। अगर भाषा योग वशिष्ठ पुस्तक पूछता है तो राम प्रसाद निरंजनी के द्वारा कब 1741 में पुस्तक लिखी जाती है। आगे
1923 में जटमल के द्वारा गोरा बादल की कथा बहुत ही प्रचलित है, आप लोग सभी इसका जरूर सुने होंगे। गोरा बादल की कहानी कथाएं, तो गोरा बादल की कथा जटमल ने 1623 ईस्वी, दोनों फैक्ट याद रखिएगा, जटमल ने 1623 ईस्वी में गोरा बादल की कथा को लिखा था। और अगर ये आया है तो दूसरा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा गया है कि ढोला मारा रू दूहा। तो ये ढोला मारू रा दूहा, ये ढोला नामक राजकुमार की कहानी है। और जो ढोला नामक राजकुमार है इसको किससे, तो ये यानी प्यार होता है, एक राजकुमारी है जिसका नाम है माखरी, माखनी नामक राजकुमारी से ढोला नामक राजकुमार का प्रेम कथा को ढोला मारू रा दूहा में क्या किया गया, उद्धृत किया गया है। इसी में अगर ढोला नामक राजकुमार के पिता का नाम पूछे तो पिता राजा नल इनके पिता हुआ करते थे। ढोला नामक राजकुमार के पिता का नाम क्या था, नल, राजा नल इनके पिता थे। और इसको लिखा किसने है, ढोला मारूरा दूहा, तो इसको कवि कल्लोल के द्वारा लिखा गया और इसको आगे विस्तार देने का काम कुशल राय के द्वारा यानी बिल्कुल कुशलता के साथ किया गया। तो कुशल राय ने इसमें विस्तार किया है। अब आते हैं कि जो आदिकाल है इसके कई नाम आपके एग्जाम में हर साल एक क्वेश्चन आता है, ये बिल्कुल आपको दिमाग में रखना चाहिए कि आदिकाल इसको कई नामों से जाना गया। तो मिस्र बंधु ने आदिकाल को आरंभिक काल, चूँकि शुरुआत यहीं से मानी जाती है, हिंदी साहित्य की शुरुआत यहीं से हुई। तो मिस्र बंधु जिसमें 3 नाम हमने आपको बताए थे, वो 3 नाम आपको अगर भूले नहीं होंगे तो याद होगा। तो आप बताइए, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। तो गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, ये 3 बिहारी भाइयों ने, इन्हीं तीनों मिस्र थे, तो मिस्र बंधु शॉर्टकट में कहा जाता है। तो मिस्र बंधु ने जो आदिकाल है इसको आरंभिक काल माना है, लेकिन डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा इसे प्रारंभिक काल कहा गया। इसी प्रकार जो वीरगाथा काल जब हम बोलते हैं तो वीरगाथा काल के नाम से किसने कहा था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा आदिकाल को वीरगाथा काल कहा गया। लेकिन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीरकाल कहा। तो मिस्र बंधु ने क्या कहा, तो मिस्र बंधु ने इसे आरंभिक काल कहा। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने क्या कहा, प्रारंभिक काल कहा। शुक्ल ने क्या कहा आदिकाल को, तो शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को क्या कहा, तो वीरकाल कहा। अब आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि ये जो आदिकाल है इसको आदिकाल कहा जाना चाहिए। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चारण या संधि काल इसे कहा है। तो जो आदिकाल है इसे चारण या संधि काल कहने का श्रेय किसे दिया जाना चाहिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा को। और लास्ट में है डॉक्टर मोहन अवस्थी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ने पिछली बार पूछा था। तो डॉक्टर मोहन अवस्थी ने इसे आधार काल के नाम से पुकारा है। तो आदिकाल के हमने जो इम्पॉर्टेंट थे वो आपको सारे बता दिए, अब आपके याद हो गए होंगे। सबसे पहले हमने मिस्र बंधु कहा, मिस्र बंधु ने आरंभिक काल कहा। गणपति चंद्र गुप्त ने इसे प्रारंभिक काल कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे वीरकाल कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल कहा। राम कुमार वर्मा ने इसे चारण या संधि काल कहा। डॉक्टर मोहन अवस्थी के द्वारा इसे आधार काल के नाम से जाना गया है। अब डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भी हिंदी साहित्य के इतिहास पे एक पुस्तक लिखी है जिसे हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के नाम से जाना जाता। अब ऐसे याद रख लीजिए, चंद्रगुप्त के काल में जो गुप्त काल रहा है, ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के इतिहास में ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है। तो जैसे हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास आएगा जिसमें गुप्त लगा है, यानी ये नाम के साथ गणपति चंद्र गुप्त, तो ये गणपति चंद्र गुप्त के नाम से यानी गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा गया। तो ऐसे कुछ कीवर्ड आप अपने याद रखने के लिए याद कर लीजिए, तो एग्जाम में कभी गलती नहीं होगी। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा लिखा गया है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास अगर पूछा जाए, इस शीर्षक से पुस्तक किसने लिखा, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा। 1938 में डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास से लिखते हैं। तो 1938 में डॉक्टर राम कुमार वर्मा
तो आज ये यहीं तक इसको रखते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे तो आगे हम समझेंगे कि ये भाषा से रिलेटेड अन्य कौन से फैक्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज यहीं तक। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपको कोई और आपका कोई सुझाव है तो सुझाव को भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि आगे आने वाले जो वीडियो हैं उसमें आपके सुझाव को ज़रूर शामिल किया जाएगा। और ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। पसंद आए या ना आए, क्वेश्चन तो यही सब आएगा एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम में आप सारे वीडियो का अगर फॉलो करते हैं तो एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि जब तैयारी कंपटीशन की कर रहे हो तो ये नहीं देखा जाता कि आपको क्या पसंद आता है क्या नहीं। इम्पॉर्टेंट ये होता है कि एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है उसको चाहे रो के, चाहे गा के, चाहे सो के, किसी भी तरीके से आपको उसको रटना होगा, समझना होगा और तैयार करना होगा। तभी एग्ज़ाम में आपको सक्सेस मिलेगा। सक्सेस का यही क्या है, सार है, यही मंत्र है। तो ये वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।